हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ रोमा। अभी तक हमने देखा कि कैपेसिटर को जब भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं और एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम दो फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं किसी भी सर्किट में वायर के थ्रू, तब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम दो चार्ज्ड कैपेसिटर लेते हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है और C2 है। C1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है और C2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है। C1 पर चार्ज Q1 है माइनस Q1 और C2 पर चार्ज प्लस Q2 और माइनस Q2 है। अभी हमने इसे वायर से कनेक्ट किया है और स्विच को ओपन रखा है। जब स्विच ओपन रहेगा तो दोनों कैपेसिटर इंडिविजुअल काम करेगा और Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 V1। सिमिलरली Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 V2। ठीक है। और जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, तब क्या होगा। ऐसा करने से दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल तो डिफरेंस है, तो जो हायर पोटेंशियल पर कैपेसिटर होगा उससे पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, मतलब इसका भी पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V हो जाता है, तो ये जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा था वो रुक जाएगा। और ये जो पोटेंशियल है ये दोनों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू होगा टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंसेस। तो टोटल चार्ज क्या है C1 पर Q1 प्लस C2 पर Q2 और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। तो ये वैल्यू पुट कर दिया तो हमें कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू मिल गई। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्विच को क्लोज करने पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कनेक्शन के पहले का चार्ज और बाद का चार्ज दोनों इक्वल होगा। मतलब एक कैपेसिटर जितना चार्ज लूज कर रहा है दूसरा कैपेसिटर उतना ही चार्ज गेन करेगा। अगर एक कैपेसिटर +5 चार्ज लूज किया तो दूसरा जो है वो +5 कूलम चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में वो 100 कूलम्ब चार्ज है तो कनेक्शन करने के बाद भी दोनों का चार्ज का सम 100 कूलम्ब ही होगा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जब भी हम दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर जो है वो सेम होगा। ठीक है। और जब ये स्विच क्लोज होता है तो कैपेसिटर पैरेलली में कनेक्ट होगा। और कैपेसिटर के पास जितना चार्ज होगा वो उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। मतलब कॉमन V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 बाई C1
और यही हो जाएगा Q2/C2। अगर इसे हम रीअरेंज करें तो हो जाएगा Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। मतलब जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी के रेशियो में वो रहेगा। चार्ज जो शेयर हो रहा है उस प्रोसेस में टोटल स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर की वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि ये जो चार्ज है वो वायर के थ्रू फ्लो होते हुए दूसरे कैपेसिटर में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी वायर में हीट के फॉर्म में रिलीज होती है और इस तरह कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। जब भी हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। ये +Q हो जाता है और ये -Q हो जाता है। इस ट्रांसफरेंस में कुछ एनर्जी भी खर्च होती है और ये एनर्जी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन रहा है ये इसमें जाकर स्टोर हो जाती है। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है और इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है? Q/V। और टोटल वर्क डन होता है V इंटू DQ। और V इक्वल टू क्या हो गया? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV। तो ये CV को हमने यहाँ Q की जगह पर पुट कर दिया तो ये हो गया VDCV। और C तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आएगा तो हो जाएगा CVDV। तो ये तो वर्क डन हुआ कि अनचार्ज कंडीशन से V वोल्ट तक लाने में। ठीक है, अब हमें उसे फुल्ली चार्ज करना है तो उसे हम V वोल्ट तक लेके जाएंगे और इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। अनचार्ज का मतलब पोटेंशियल 0 से सप्लाई वोल्टेज V तक। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो वर्क डन आ जाता है 1/2 CV²। और वर्क डन की यूनिट जूल, तो ये हो गई जूल। और जैसा कि हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ CV की जगह अगर हम Q लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? W इक्वल टू हाफ Q इंटू V। और V इक्वल टू हो जाएगा, इस इक्वेशन को देखें तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो फिर इसे हम चेंज करके हाफ Q²/C कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क डन, जिसे हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलेंगे। और यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आइडल कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को ना तो कंज्यूम करता है और ना डिसिपेट करता है, वो केवल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे हम सामान में बैग में सामान भर के रखते हैं, ठीक उसी तरह एक आइडियल कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। An ideal capacitor does not dissipate or consume energy, it only stores energy. Clear? अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा कैपिटल यू, वाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, हाफ CV²। और ये अगर हम कैपेसिटर लें जिसकी प्लेट की का एरिया A है और डिस्टेंस D है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब A इंटू D। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ CV² और वॉल्यूम AD। क्लियर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने क्या देखा था, वो था C=ε0A/D। अब इस C के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ ε0 V/D का होल स्क्वायर। और V/D क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इसकी जगह पर हम E को पुट कर देंगे। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ ε0 εr E²। और अगर मीडियम एयर है तो हाफ ε0 E²। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब देखते हैं कि जब कोई भी कैपेसिटर रखा हुआ है और उसे हम चार्ज करते हैं तो एक पे प्लस चार्ज आ जाता है और एक पर माइनस आ जाता है। और ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा इन प्लेट्स के ऊपर। चलिए अब देखते हैं कि ये फोर्स कितना लगेगा। तो मान लेते हैं कि फोर्स की वजह से ये जो माइनस क्यू प्लेट है वो प्लस क्यू की तरफ dx डिस्टेंस पर मूव कर जाता है और फोर्स लग रहा है F। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो F इंटू dx। और वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। तो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ Q²/C। और फाइनल हो जाएगी हाफ Q²/C-DC। ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी Q²/2C प्लस Q²/2C²DC। अब चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा Q²/2C²DC। ये तो आ गया F/dx का। तो अगर dx को हम इधर ले जाते हैं तो हमें फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स क्या हो गया, हाफ V²dC/dx। और C इक्वल टू क्या होता है, ε0 εr A/x। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू ε0 A/d होता है। तो वही चीज़ तो यहाँ भी है और d जो है वो x के बराबर है। तो इसे हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया।
तो अब ये इक्वेशन हो गया फोर्स का माइनस हाफ वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए वी बाई एक्स होल स्क्वायर। और वी बाई एक्स अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होती है, तो इस टर्म की जगह पर हम कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन हो गया माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि कितना फोर्स लगेगा। फोर्स जो है वो एरिया ऑफ प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात करते हैं कि जब डीसी सर्किट में कैपेसिटर लगाते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। तो जब भी हम एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे पर स्टार्ट हो जाता है। इसे चार्जिंग करंट कहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो है इस ट्रांसफरेंस में चार्ज हो रहा है, और जैसे ही ये फुल्ली चार्ज्ड हो जाता है चार्जिंग करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो चार्जिंग करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग करंट। क्लियर। जब भी हम चार्ज्ड कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो निगेटिव चार्ज प्लेट से वायर के थ्रू मूव करते हुए पॉजिटिव प्लेट पर चला जाता है, और कैपेसिटर की जो स्टोर्ड एनर्जी है वो वायर के रेजिस्टेंस से डिसिपेट हो जाती है। और जब दोनों प्लेट का चार्ज इक्वल हो जाता है तो कैपेसिटर का वोल्टेज अगेन जीरो हो जाता है, और हम कहेंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्जिंग का मतलब हुआ कि हमने उसमें वोल्टेज सोर्स दिया तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पर चार्ज आ गए। फिर अगर हमने वोल्टेज सोर्स हटाकर दोनों कैपेसिटर को सिर्फ वायर से कनेक्ट किया तो फिर से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा और दोनों प्लेट न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि जब भी हम अनचार्ज्ड कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर जो है वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है। और कितना चार्ज होता है, तो जितना अप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, उसके बराबर वो चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग करेंट आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, और क्यू इक्वल टू होता है सी वी। सी कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो बच गया सी डी वी डी टी। कैपेसिटर के अक्रॉस तब भी वोल्टेज होगा जब वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। मतलब अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है और हम उसका स्विच ओपन कर देते हैं तो भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज शो करेगा। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, ना कि करंट के प्रोपोर्शनल। ठीक है, और कैपेसिटर कैसा होता है, दो प्लेट होता है और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक के बीच फ्लो नहीं होगा, चाहे वो चार्जिंग के टाइम हो या डिस्चार्जिंग के टाइम हो। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो सर्किट का करंट जीरो हो जाता है,
तो हम उसे कहते हैं कि फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरफ वर्क कर रहा है। ओपन सर्किट का क्या कैरेक्टर था? यही कि उसमें जो है वो करंट फ्लो जीरो हो जाता है। और जब हम एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हैं तो उस टाइम तो उसका वोल्टेज जीरो होता है, करंट भी नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि जब अनचार्ज्ड कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और इस चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए कैपेसिटर के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। और ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट को लिमिट करेगा। जब चार्ज्ड कैपेसिटर सर्किट से डिस्कनेक्ट होता है तो भी उसके पास काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चार्ज रहता है। ऐसा नहीं है कि जब उसको हम फुल्ली चार्ज होने के बाद सर्किट से हटा लिए तो वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा। नहीं, उसके पास उसके बाद भी चार्ज रहता है। तो इसलिए हमें उसे सेफ्टी से हैंडल करना चाहिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।